चलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। आज जो है वो नवंबर की 17 तारीख है, 17 नवंबर 2020, जबकि जो दिन है वो ट्यूसडे है, यानी कि आज मंगल का दिन है। कल की जो हमारी क्लास थी, तो उस क्लास में हमने जो है काफ़ी सारा डिस्कशन किया था और हमने स्पेसिफिक लैटेंट हीट्स बात की थी। हमने जो पहले बात की थी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, हमने डिस्कस किया था कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो क्या होती है, वगैरह वगैरह। और उसके अलावा हमने एक दो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी सॉल्व किए थे। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा और मजीद जो है वो अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज़ जो है क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अब यहाँ पर हम ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे हीट एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, मिसाल तौर पे फ़र्ज़ करें कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कम है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, हॉट ऑब्जेक्ट, और जिसका टेम्परेचर कम है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स at different temperatures are brought in contact। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके टेम्परेचर डिफरेंट है, उनको आप कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर ये होगा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसमें से जो है वो हीट जो है वो रिलीज होगी, और वो हीट जो है वो जो थर्मल एनर्जी वो किस में जाएगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाएगी। ठीक है, देन क्या होगा, देन ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस from hot object to cold object। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट्स को आप कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है हॉट ऑब्जेक्ट से लेकर कोल्ड ऑब्जेक्ट तक। कब तक, until the temperature of both objects is equal। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर आते हो तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, और ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ से होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। कब तक होता है, जब तक जो है टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जब तक ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहता है। और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो फिर ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाता है, फिर ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो है दो ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं उनको अगर आप कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा जो कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और जो है जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा ये कब तक होता रहेगा, जब तक जो है दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है स्टॉप हो जाएगा। अब इस ट्रांसफर ऑफ हीट में एक चीज होती है, और वो चीज क्या होती है, ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है इस ट्रांसफर ऑफ हीट के दौरान क्या होता है, इस ट्रांसफर ऑफ हीट के दौरान ये होता है भाई कि आपका जो अमाउंट ऑफ हीट
लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट ने जो अमाउंट ऑफ हीट लूज किया है, इसके अंदर से जो अमाउंट ऑफ हीट निकला है वो बराबर होता है किसके, अमाउंट ऑफ हीट gained by cold object plus heat loss to the surrounding। सिंपल सी बात है, यानी जब ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा होगा, जब हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट जा रही होगी, तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट जितनी हीट लूज करेगा वो बराबर होगी अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट प्लस हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर ये आपका जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका हॉट ऑब्जेक्ट है, अब इस हॉट ऑब्जेक्ट ने जो है वो हीट रिलीज की, ठीक है, ये इसने हीट रिलीज की है, अब इसने हीट रिलीज की इसने 200 जूल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस कोल्ड ऑब्जेक्ट ने जो हीट गेन की है वो कितनी की है, इस कोल्ड ऑब्जेक्ट ने जो हीट गेन की है वो फर्स्ट ने गेन की इसने 170 जूल्स, ठीक है, तो 200 जूल हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट ने रिलीज की है और कोल्ड ऑब्जेक्ट ने 170 जूल जो हीट गेन की है। इसका मतलब ये होगा कि जब हीट लॉस होगा टू द सराउंडिंग, हीट लॉस टू द सराउंडिंग कितना होगा, 200 माइनस 170, यानी कि 30 जूल का यहाँ पर क्या हो गया, 30 जूल का यहाँ पर हीट लॉस हो गया टू द सराउंडिंग्स। सिंपल सी बात है कि मैं इसको दोबारा से बताता हूँ कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स हो जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो जब आप दो ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं उनको आप कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, और ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये ट्रांसफर ऑफ हीट कब तक होता रहता है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट उस वक्त तक होता रहता है जब तक जो है दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट जो उसका टेम्परेचर गिरता रहेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो फिर ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप हो जाएगा। अब इस ट्रांसफर ऑफ हीट के दौरान जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा उसने हीट लूज की होगी और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा उसने हीट गेन की होगी। तो हॉट ऑब्जेक्ट ने जो हीट लूज की होगी वो बराबर होगी किसके, हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट प्लस हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स, यानी कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा और जो हीट सराउंडिंग में लूज होगी उन दोनों का सम जो है वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय हॉट ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। अब अगर फर्ज करें यहाँ पर एक कंडीशन और भी बन सकती है, नाउ इफ heat lost to the surrounding is negligible। अब फर्ज करें जो हीट लॉस टू द सराउंडिंग है वो नेग्लिजिबल है, तो अगर हीट लॉस टू द सराउंडिंग अगर नेग्लिजिबल है तो फिर क्या होगा, फिर उस सूरत में ये होगा कि हम कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट should be equal to heat gained by cooled object, ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल देन, ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आई होप कि अब बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। चलेंगे आगे चलते हैं। अब जो हीट लूज होती है, कहीं पे भी अगर हीट लॉस होता है तो तीन रीजन है जिनकी वजह से हीट लॉस हो सकता है। हीट जो लूज होती है, यानी कि जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है हीट लूज करेगा तो तीन रीजन की वजह से हीट लूज कर सकता है। हीट इज लॉस्ट व्हेन नंबर वन टेम्परेचर ऑफ a substance falls, ठीक है, हीट लॉस तीन रीजन की वजह से होता है।
व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस फॉल्स, यानी एक चीज का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जब उसका टेम्परेचर गिरेगा तो हीट लूज करेगा. नंबर 2, व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस, यानी जब एक लिक्विड फ्रीज होता है तो भी वो हीट लूज करता है. और तीसरा रीजन क्या होता है, व्हेन अ गैस कंडेंसेस, जब एक गैस कंडेंस होती है तो वो भी हीट जो है लूज करती है. तो लॉस ऑफ हीट जो है वो 3 रीजन की वजह से हो सकता है. जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो कम हो, गिरे, जब कोई लिक्विड फ्रीज हो, या जब कोई सॉलिड, जब कोई गैस जो है कंडेंस हो. इसी तरह से हीट गेन भी जो है वो 3 रीजन की वजह से होता है. ठीक है, हीट इज गेन्ड व्हेन, हीट कब कब गेन होती है, हीट गेन होती है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स. ये चलें टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं. हीट इज गेन्ड व्हेन temperature of a substance when temperature of a substance increases. हीट कब गेन होती है, जब टेम्परेचर एक सब्सटेंस का इंक्रीज होता है. इसके अलावा हीट कब गेन होती है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो भी हीट गेन होती है. और हीट कब गेन होती है, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स. तो हीट लूज भी 3 रीजन की वजह से होती है और हीट गेन भी 3 रीजन की वजह से होती है. हीट लूज होती है जब किसी चीज का टेम्परेचर गिरता है, जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है, जब कोई गैस कंडेंस होती है. और हीट गेन भी 3 वजह से होता है, जब टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ता है, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, या जब कोई लिक्विड बॉईल करता है. अब अगर मैं हीट गेन को और हीट लॉस को अगर क्यू से शो करूं, तो अगर जो है आपका हीट लॉस बराबर है क्यू के, इतने क्यू को छोड़े यार. अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जब टेम्परेचर गिर रहा है तो हीट लॉस कैसे निकलेगा, तो हीट लॉस निकलेगा एम सी T1 माइनस T2 से. यहाँ पर m का मतलब क्या है, m का मतलब है ऑब्जेक्ट का मास, c का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, T1 का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर गिर रहा है, और T2 का मतलब है उस चीज का फाइनल टेम्परेचर. ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि जब किसी चीज का टेम्परेचर गिरता है, जब टेम्परेचर फॉल करता है, तो हीट लॉस होता है, और वो हीट लॉस बराबर होता है एम सी T1 माइनस T2 के. यहाँ पर m का मतलब है ऑब्जेक्ट का मास, c का मतलब है स्पेसिफिक हीट, T1 का मतलब है उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर, और T2 का मतलब है उस ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर. सर इसका T2 माइनस T1 नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है. नहीं, ये असल में हीट लॉस है, इसलिए ये जो है T1 माइनस T2 होगा. देखें अगर मैं T2 माइनस T1 करूँगा तो यहाँ पर तो T2 छोटा होगा ना, तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. तो आंसर को पॉजिटिव में लाने के लिए हम T1 माइनस T2 करेंगे, यहाँ पर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे. जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है तो फिर हीट लॉस कैसे निकलता है, जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है तो हीट लॉस ऐसे निकलता है कि आप उसके मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं LF से. यहाँ पर m का क्या मतलब है, m का मतलब है मास ऑफ लिक्विड. ठीक है, मास ऑफ लिक्विड फ्रीज्ड, यानी कि वो लिक्विड का मास जो कि फ्रीज हो गया. और LF का मतलब क्या है, LF का मतलब है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है भाई, और LF का मतलब है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसी तरह जब कोई गैस कंडेंस होती है तो जो हीट लॉस होता है, वो हीट लॉस बराबर होता है MLB के. यहाँ पर m का मतलब क्या है, यहाँ पर m का मतलब है मास ऑफ गैस दैट कंडेंसेस, यानी कि वो गैस जो कंडेंस हो रही है उसका मास, और LV का मतलब है उस गैस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन, ठीक है। तो हीट लॉस जो होता है वो 3 रीजन की वजह से होता है, जब किसी चीज का टेम्परेचर गिरता है, जब कोई लिक्विड फ्रीज करता है और जब कोई गैस कंडेंस करती है। जब किसी का टेम्परेचर गिरता है तो हीट लॉस बराबर होता है mc T1 माइनस T2 के। जब कोई लिक्विड फ्रीज करता है तो हीट लॉस बराबर होता है mlf के। और जब कोई गैस कंडेंस होती है तो हीट लॉस बराबर होता है mlb के। इसी तरह से हीट गेन की बात कर लेते हैं। जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हीट गेन करता है, और फिर वो हीट गेन जो होता है किसके बराबर होता है mc T2 माइनस T1 के। देखिए यहाँ पर T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि जब आप हीट गेन करेंगे तो आपका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हीट गेन आपका बराबर होगा mc T2 माइनस T1 के। इसी तरह जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो सॉलिड मेल्ट होते वक्त जो हीट गेन करता है वो हीट गेन किसके बराबर होता है, बराबर होता है mlf के। यहाँ पर m का मतलब वही है, मास ऑफ सॉलिड मेल्टेड, और एल का मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और जब कोई लिक्विड बॉयल होता है तो जो उसका हीट गेन होता है वो mlv के बराबर होता है। m का मतलब है मास ऑफ लिक्विड जो कि बॉयल हो रहा है, और lv का मतलब है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ इक्वेशन। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो बेसिकली हीट लॉस और हीट गेन के फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है, ठीक है, जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है तो हीट लॉस mlf होता है। इसी तरह से जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो भी हीट गेन mlf होता है। इसी तरह जब कोई गैस कंडेंस करती है तो हीट लॉस mlv होता है, और जब कोई लिक्विड बॉयल करता है तो हीट गेन जो है वो भी mlv होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस वक्त जब आप हीट लॉस निकालते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज का जो हीट लॉस निकालते हैं उसमें आप T1 माइनस T2 करते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज का जब आप हीट गेन निकालते हैं तो उसमें आप T2 माइनस T1 करते हैं। और उसकी वजह आपकी समझ में आना चाहिए। सब वजह उसकी ये है कि जब हीट लॉस होता है तो फाइनल टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते हैं, ठीक है। जब कोई टेम्परेचर कम होता है तो इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फाइनल कम होता है, तो इसलिए आप इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। जबकि हीट गेन में जब आप हीट गेन करेंगे तो आपका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कम होगा, इसलिए आप फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करते हैं, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि हीट लॉस और हीट गेन के वक्त आप इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप तवज्जो फरमाएं। अब एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल ये है कि चलिए हमें देखेंगे। एक सवाल आ गया मार्केट में। सवाल क्या है,
सवाल में कह रहा है कि लिक्विड ऑफ मास 240 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 900 जूल पर किलोग्राम is mixed with 102 gram of another liquid at 62 degree centigrade and specific 1350 joule per kilogram per Kelvin. Calculate the final temperature of the mixture. Assume no heat loss to the surroundings. देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके पास एक लिक्विड है और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का मास कितना है? इस लिक्विड का मास है 240 ग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? इसकी स्पेसिफिक हीट है 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जो कि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो जूल पर किलोग्राम में दी हुई है, तो इसके मास को मैं फॉर तौर पे किलोग्राम में चेंज कर लेता हूँ, रहेगा 0.24 किलोग्राम। जो टेम्परेचर है इस वक्त वो कितना? इसका टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आई थिंक, यस। इसका टेम्परेचर इस वक्त जो है कितना? इसका टेम्परेचर इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक दूसरा लिक्विड है, दूसरा लिक्विड हमने इसके अंदर मिक्स कर रहा है। दूसरा जो लिक्विड है इसका मास कितना है? इसका मास है माशाल्लाह से आपका 102 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो देगा 0.102 किलोग्राम। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो है 1350 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? इसका टेम्परेचर इस वक्त 62 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस वक्त अगर आप देखें तो सिचुएशन के हिसाब से ये जो है हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? ये हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आप जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हॉट ऑब्जेक्ट जो ये वाला लिक्विड है इसका टेम्परेचर 62 है और कोल्ड ऑब्जेक्ट वाला लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 20 है। तो हॉट ऑब्जेक्ट जो हीट लूज करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो हीट गेन करेगा। यानी कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिक्विड जो हीट लूज करेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो लिक्विड है वो हीट गेन करेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दोनों का टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। जो हॉट ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड है वो नीचे गिरेगा, टेम्परेचर 61 होगा, 60 होगा, 59 होगा, 58 होगा, 57 होगा। जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो रेज करेगा, 20 से 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा। अब हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिरता रहेगा और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट जो स्टॉप हो जाएगा। हम फर्ज करते हैं assume that final temperature of mixture is x डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो x डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो जो 62 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इसका इनिशियल टेम्परेचर हो गया और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर हो गया। और जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? x। और इसका फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी कितना होगा? वो भी होगा x डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फाइनली दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा जब ट्रांसफर ऑफ हीट रुक जाएगा और वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? x डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब यहाँ पर चूंकि इसने बोला है कि यहाँ पर कह रहे हैं अज्यूम नो हीट लॉस टू सराउंडिंग्स, तो चूंकि बस सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हीट गेन होगा बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट वो सिंपली किसके बराबर होगा? वो सिंपली बराबर होगा हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिंपली जो हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा किसके बराबर होगा? बराबर होगा हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हीट गेन क्यों हो रहा है। मैंने आपसे कहा था हीट गेन करने के 3 रीजन हो सकते हैं। हीट गेन करने के रीजन ये हो सकते हैं कि कोई लिक्विड बॉयल हो रहा हो, कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा हो, या किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा हो। तो देखें यहाँ पर जो है हीट गेन इसलिए हो रहा है कि ये लिक्विड बॉयल हो रहा है, या इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है, या हीट गेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उसका जवाब ये है कि चूंकि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए जो है वो हीट गेन हो रहा है।
अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से हीट गेन हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से हीट गेन हो, फिर वो हीट गेन किसके बराबर होता है? फिर वो हीट गेन बराबर होता है mc T2 माइनस T1 के, ठीक है। अगर टेम्परेचर इसकी इंक्रीज की वजह से जो है वो हीट गेन हो रहा हो, तो फिर हीट गेन किसके बराबर होता है? वो mc T2 माइनस T1 के बराबर होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से हीट गेन हो रहा हो। तो यहाँ जो हीट गेन होगा आपका वो हो जाएगा mc T2 माइनस T1। जो लिक्विड हीट गेन कर रहा है उसका मास कितना है? इसका मास है 0.24 किलोग्राम। जो हीट गेन कर रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? 900। जो हीट गेन कर रहा है उसका फाइनल टेम्परेचर कितना है? x, और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 20। तो हीट गेन आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे हीट लॉस। अब यहाँ पे जो हीट लूज हो रही है वो कौन लूज कर रहा है? ये वाला ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है हीट। और ये वाला ऑब्जेक्ट जो हीट लूज कर रहा है, क्या ये हीट इसलिए लूज कर रहा है कि ये जो है फ्रीज हो रहा है या कंडेंस हो रहा है? नहीं, ये इसलिए हीट लूज कर रहा है कि उसका टेम्परेचर 62 से ड्रॉप होकर x तक जा रहा है। और जब टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से हीट लॉस होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से हीट लॉस होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है mc T1 माइनस T2। तो यहाँ पे जो हीट लॉस आएगा वो हीट लॉस किसके बराबर आएगा? mc T1 माइनस T2 के बराबर। जिस लिक्विड ने हीट लूज की है उसका मास कितना है? जिस लिक्विड ने हीट लूज की है उसका मास है 0.102 किलोग्राम। जिस लिक्विड ने हीट लूज की है उसका स्पेसिफिक की वैल्यू नंबर कितना है? 1350। उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 62, और फाइनल टेम्परेचर उसका भी x है। अब चूंकि हीट लॉस और हीट गेन आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम क्या कर लेते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय 900 इंटू x माइनस 20 बराबर होगा 0.102 इंटू 1350 इंटू 62 माइनस x, ठीक है। अब आप लोग फटाफट एक काम करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वेशंस को सॉल्व करें और बताएं कि x का आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से शाबाश। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, सॉल्व करके बताएं x का आंसर क्या आ रहा है। सर 36.35। 36.4 कर लें इसको, यानी कि तो फाइनल आंसर आ रहा है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आपका एक लिक्विड 62 पे था, एक 20 पे था, तो मिक्सचर जो होगा इन दोनों के दरमियान किसी टेम्परेचर पर आना चाहिए ना। तो मिक्सचर इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर पर आ गया, यानी कि 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ, ठीक है जी। तो इस तरह से जो आप हीट लॉस और हीट गेन का सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। और देखें एक और सवाल।
चलें ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, पढ़ देता हूँ आपके लिए। 25 ग्राम of ice at 0 degree centigrade is put into 260 gram water at 48 degree centigrade. When ice melts and temperature is steady at x degree centigrade, then find value of x. C of water is 4.2 joule per kilogram per Kelvin. सॉरी ये पर किलोग्राम नहीं होगा, पर ग्राम होगा ये, ठीक है। जूल पर ग्राम होगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन। सी की वैल्यू 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, और लैटिट्यूड ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है 336 जूल पर ग्राम है। तो जरा फटाफट मालूम करें कि जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो कितना होगा। चलें इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें शाबाश जल्दी से।
हाँ जी, कोई आंसर आया किसी का? अब आंसर आया किसी का कोई? सर 40.3। 40.3। ठीक है, इसके अलावा और किसी का आंसर आया? अब इसके अलावा और किसी का आंसर आया 40.3 के अलावा? फोर्टी पॉइंट थ्री आ रहा है सबका आंसर। चलें चेक करते हैं जरा, देखें भाई। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है भाई कि आपके पास जो है वो पानी है, और पानी कितना है? ये पानी है 260 ग्राम। टेम्परेचर कितना है पानी का? टेम्परेचर है पानी का 48 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक कितनी है पानी की? 4.2 जूल पर ग्राम पर क्या। आपके पास बर्फ है, आइस। आइस अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसकी जो लाइटनिंग ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो कितनी है? 336 जूल पर ग्राम है, और उसका मास कितना है? मास है इसका 25 ग्राम। ऐसे ही है। अब ये जो पानी आपके लिए क्या हो गया? ये पानी आपके लिए हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, और आइस आपके लिए क्या हो गई? कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गई। अब होगा क्या? ये कोल्ड ऑब्जेक्ट जो हीट गेन करेगा, ये क्या करेगा? ये हीट गेन करेगा। अब कोल्ड ऑब्जेक्ट जो हीट गेन करेगा, तो पहले हीट गेन करने से क्या होगा? पहले हीट गेन करने से ये होगा कि ये मेल्ट हो जाएगा। जब हीट गेन करेगा तो ये मेल्ट होगा, मेल्ट होकर ये क्या बन जाएगा? वाटर। तो मेल्ट होकर जो ये वाटर बनेगा, तो उस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? उस वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और उसका टेम्परेचर 48 से कुछ कम हो जाएगा, लेट से 45 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये पानी बनेगी जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, और उस पानी का टेम्परेचर 48 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये दो वाटर्स हो गए जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हीट लॉस और हीट गेन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। यानी कि ये पानी फर्दर ठंडा होता रहेगा, और जो आइस मेल्ट होकर वाटर बना है ये फर्दर इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। फर्स्ट करें कि इसका टेम्परेचर कम होते होते फाइनली कितना हो गया? x डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पानी का टेम्परेचर भी 0 से बढ़कर फाइनली कितना हो जाएगा? x डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कि आपका जो हीट लॉस होगा, आपका जो हीट लॉस होगा वो हीट लॉस बाय 260 ग्राम वाटर। हीट लॉस है 260 ग्राम वाटर हीट लॉस करेगा व्हेन its temperature falls from 48 डिग्री सेंटीग्रेड टू x डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 260 ग्राम वाटर जो है हीट लूज करेगा जब उसका टेम्परेचर 48 से गिरकर x डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। वो कितना होगा? होगा mc T1 माइनस T2।
तो मास कितना है इस वाटर का? इस वाटर का मास है 260 ग्राम। मास को किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम में दी हुई है। स्पेसिफिक हीट 4.2 है, इनिशियल टेम्परेचर इसका 48 था, फाइनल टेम्परेचर इसका x होगा। अलबत्ता जो हीट गेन हुई है वो दो स्टेप में हीट जो है गेन हुई है। एक तो हीट गेन हुई है मेल्टिंग आइस से, हीट गेन बाय मेल्टिंग आइस। पहले जो आइस मेल्ट हुई है इसमें हीट गेन की होगी और वो हीट किसके बराबर होगी? mlf के बराबर होगी। आइस का मास कितना है? इसका मास है 25 ग्राम और इसकी लैटिन हीट कितनी है? इसकी 336। तो हीट गेन हो गया बाय मेल्टिंग आइस। और फिर जो मेल्टेड आइस है उसने भी फिर दोबारा हीट गेन की। जो मेल्टेड आइस है आपकी, यानी कि जो वाटर है at 0 degree centigrade to increase its temperature to x डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब आइस मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बनेगा तो ये और हीट गेन करेगा ताकि इसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर x के बराबर हो सके। वो हीट गेन किसके बराबर होगा? mc T2 माइनस T1। तो जो आइस मेल्ट हुई है उसका पानी जो बनेगा 25 ग्राम का बनेगा। पानी की स्पेसिफिक 4.2 होती है, फाइनल टेम्परेचर x होगा और इनिशियल टेम्परेचर इसका 0 होगा क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गर्म होना शुरू होगा ना पानी। तो जाएगा 25 इंटू 4.2 इंटू एक्स। तो बेसिकली जब आप हीट लॉस और हीट गेन को इक्वेट करेंगे, ठीक है, जब आप हीट गेन को और हीट लॉस को जब इक्वेट करेंगे तो हीट गेन दो जगहों पर हुआ है, 25 इंटू 336 प्लस 25 इंटू 4.2x, ये हीट गेन है। और लॉस एक जगह पर हुआ है, 260 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें और देख लें इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें और देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल से इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करके कल हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कल वाली भी आज वाली भी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर निकाल के रखिएगा। कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।